नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार में कोरोना मरीजों के लिए शुरू कराया 150 बेड का अस्पताल। बोले, प्रदेश में इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी नहीं। कोरोना के कारण जेईई मेन का मई सत्र स्थगित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। 24 से 28 मई के बीच प्रस्तावित था चौथा सत्र। रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की टीमें कर रही नुकसान का आकलन। निजी संपत्ति और मवेशियों के नुकसान की आशंका। और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चमोली की जिला योजना में 51 करोड़ 90 लाख का परिव्यय मंजूर। जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोविड प्रबंधन की समीक्षा भी की। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए बनाए गए 150 बेड के बेस हॉस्पिटल को कोरोना मरीजों के लिए शुरू कराया। पतंजलि योगपीठ के सहयोग से संचालित अस्पताल के लिए सरकार ने भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन और अन्य जरूरी सामान की प्रदेश में पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि मरीजों के इलाज के लिए हर जिले में विशेष ऑक्सीजन बेड के साथ साथ वेंटिलेटर और अन्य उपकरण भी उपलब्ध हैं। पतंजलि योगपीठ और उत्तराखंड सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से 150 ऑक्सीजन बेड का यह हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका पूरा लाभ केवल हरिद्वार ही नहीं तो अगल बगल से लगे हुए जिले और उत्तर प्रदेश का सामने पश्चिमी भाग जो है वो भी इसका लाभ लेगा। और ऑक्सीजन बेड की जहाँ तक बात है तो हमने प्रदेश के अंदर सभी जिलों में ये व्यवस्था की है। वेंटिलेटर पूरी मात्रा में हमारे पास हैं। इस अवसर पर स्वामी रामदेव ने कहा कि बेस हॉस्पिटल को सरकार ने पतंजलि योगपीठ के सहयोग से चलाने का निर्णय लिया है। इसमें लोगों को अनावश्यक रूप से दवाइयां या इंजेक्शन नहीं दिए जाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार ही लोगों का इलाज किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से लगातार बिगड़ते हालात और छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई मेंस की मई में होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके दी। उन्होंने छात्रों को सलाह दी है कि वे आगे के अपडेट्स के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। एनटीए की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि इस वर्ष जेईई मेंस के 4 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें फरवरी और मार्च में 2 सत्र संपन्न हो चुके हैं। तीसरा सत्र अप्रैल में होना था, जिसे पहले ही स्थगित किया जा चुका है। अब 24, 25, 26 और 27 और 28 मई को प्रस्तावित चौथा सत्र भी स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश के विभिन्न पर्वतीय जिलों में सोमवार शाम बादल फटने और अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी टीमें क्षति का आकलन करने में जुटी हैं। रुद्रप्रयाग जिले के नरकोटा क्षेत्र में पहाड़ी के ऊपर बादल फटने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी मलबा आ गया। मलबे की चपेट में आया एक सवारी वाहन बहकर नदी किनारे चला गया। गनीमत ये रही कि वाहन के मलबे की चपेट में आते ही उसमें सवार सभी 4 यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। रुद्रप्रयाग पुलिस के अनुसार मौके पर रुद्रप्रयाग के एसडीएम और गुप्तकाशी के सीओ, एसडीआरएफ, फायर सर्विस और डीडीआरएफ की टीमों के साथ ही मौके पर पहुंचे। नरकोटा में कई घरों में मलबा भी घुस गया। टिहरी जिले में प्रतापनगर विकासखंड के तुनियार और जौनपुर विकासखंड के कंडाल गांव में भी विगत रोज अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में ग्रामीणों के खेतों, भवनों, पेयजल लाइनों को भारी क्षति हुई है। ग्रामीणों के कई पालतू पशु मलबे की चपेट में आकर मारे गए। तुनियार गांव में मलबे से रजा खेत, पाइपलाइन और सार्वजनिक रास्ते बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जौनपुर के कंडाल गांव में मलबे के साथ ग्रामीणों की 2 बाइक भी बह गईं। अतिवृष्टि के बाद से ग्रामीण भयभीत हैं। वहीं इस घटना के बाद टिहरी की जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व विभाग की टीम को भेजा गया है। ये टीमें नुकसान का आकलन कर रही हैं ताकि प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जा सके। तो प्रतापनगर में बादल फटा था और कल थत्यूर में फटा,
तो इसमें कुछ मवेशियों के बह जाने की सूचना है, बाइक बह जाने की भी सूचना थी। कोई किसी भी घर को या व्यक्ति को जान का नुकसान होने की सूचना नहीं है। जैसे ही ये सूचना आई थी तो आपदा कंट्रोल रूम भी हमारा एक्टिवेट हो गया था और पटवारी, कानूनगो इन सबको मौके पर रवाना कर दिया गया था। उत्तरकाशी जिले में चिन्याली सौड़ के कुमराड़ा और बलडोगी गांव में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। तेज बहाव के साथ आया मलबा अनेक घरों में घुस गया। कुमराड़ा गांव में एक मकान बुरी तरह ध्वस्त हो गया, जिससे 2 भैंसों समेत 3 पालतू पशुओं की मौत हो गई। वहीं 4 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। खेतों को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है। मूसलाधार बारिश और मलबा आने से भयभीत ग्रामीण इधर उधर दौड़ पड़े। सूचना मिलने पर उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, जहां राहत कार्य शुरू किए गए। दूसरी ओर मूरी विकासखंड में फिताड़ी गांव के जंगल में आसमानी बिजली गिरने से 40 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने निजी अस्पतालों के प्रबंधन को चेतावनी दी है कि मरीजों के तीमारदारों पर किसी तरह का दबाव बनाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमित मरीजों की चिकित्सा सुविधा के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आज कोविड अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि महामारी के इस दौर में अस्पताल प्रबंधन मरीजों और उनके तीमारदारों के साथ मानवीय व्यवहार करते हुए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर लोगों में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने और मरीजों के तीमारदारों पर इसे लेकर किसी तरह का दबाव न बनाने की बात कही। उन्होंने चेतावनी दी कि अस्पताल इंजेक्शन के दुरुपयोग और उपलब्ध बेड्स के एवज में अधिक धन वसूलने से बचें, अन्यथा पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी होगी। समय बहुत जरूरी है कि मानवीय मूल्यों को ध्यान में रख करके इलाज कराया जाए। सामान्यतः मैंने देखा कि जब पेशेंट भर्ती होता है उसके बाद जो है उसका जो सेहत का स्टेटस है, उसका जो मरीज का जो कंडीशन है, उसके बारे में सामान्यतः अस्पतालों के द्वारा बताया नहीं जा रहा है उनके परिजनों को। तो ये दूसरा मैंने ये रिक्वेस्ट करी कि जो भी उसका स्टेटस है, उसका सेहत का स्टेटस है, कृपा करके दिन में 2 बार जरूर उनके परिजनों को अवगत करा दिया जाए, जिससे कि उनमें कोई इस प्रकार का कोई भ्रम किसी के न रहे। तीसरी बात मैंने ये कहा कि एक रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो ये जरूरी नहीं कि हर केस में रेमडेसिविर जो है इंजेक्शन दिया जाए, और इस भ्रांति को तोड़ने की जरूरत है। लोगों को अनावश्यक इस इंजेक्शन के लेकर के उत्प्रेरण किया जाए। एक मैंने ये बात है कि जो कि सबसे बड़ी बात है कि किसी भी अस्पताल को कालाबाजारी का माध्यम नहीं बनना। और अगर कोई कालाबाजारी बनने का माध्यम बना या अस्पताल के स्तर से किसी भी स्तर से कालाबाजारी को प्रोत्साहित किया तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चमोली की जिला योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 51 करोड़ 90 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। जिला योजना अनुश्रवण समिति की बैठक लेते हुए जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उक्त धनराशि सरकार से जिले को मिल चुकी है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर जनप्रतिनिधियों से विकास योजनाओं के प्रस्ताव लेने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने जिले में कोविड संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था, ऑक्सीजन बेड, दवाइयां, चिकित्सा सहायक उपकरणों की उपलब्धता, एम्बुलेंस, कोविड टेस्टिंग, वैक्सीनेशन आदि की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि चमोली जिले में ऑक्सीजन, दवाइयों और डॉक्टर समेत अन्य संसाधनों की कोई कमी नहीं है। प्रभारी मंत्री ने अस्पतालों में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय आदि की उपनल, पीआरडी और आउटसोर्स से तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आज जनपद चमोली में मैंने 3 बैठक की थी। एक तो जिला प्लान का आउटलेट आज हमने पास किया है, एक मैंने आपदा की बैठक की है, और तीसरा जो हमारा कोविड यहाँ पे सीएमओ ने और जनप्रतिनिधि ने जो डिमांड की हमसे, चाहे मशीनों की हों, चाहे गाड़ियों की हों, चाहे एम्बुलेंस की हों, वो सारी डिमांड हमने पूरी की है। 46 नए डॉक्टर भी हमने चमोली जिले को दिए हैं। इसके अलावा भी मैंने जिलाधिकारी को और सीएमओ को ये कहा है कि अगर डॉक्टरों की कमी होगी तो वो जो है संविदा पे भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो है डॉक्टर को भी लगा सकते हैं, नर्सों को भी लगा सकते हैं, लैब टेक्नीशियन भी लगा सकते हैं, वार्ड बॉय भी लगा सकते हैं। जो ज़रूरत पड़ेगी उनको लगाया जा सकता है। और 17 एम्बुलेंस हमने यहाँ इस जिले को दिए हैं, और 18 यहाँ पे 108 हमने दी हैं, और 16 प्राइवेट गाड़ियों को भी हमने आज अनुमति दी है कि वो लगाई जाए।
प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने लोगों से जनता कर्फ्यू की अपील की है। प्रदेशवासियों के नाम जारी वीडियो संदेश में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस कोरोना की इस दूसरी लहर से सभी के साथ मिलकर इस बड़ी चुनौती से लड़ रही है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे ऐसी नौबत न आने दें जिससे पुलिस को उनका चालान करना पड़े। उन्होंने कहा कि कोरोना बेहद खतरनाक हो चुका है, लिहाजा इस चुनौती से निपटने के लिए जन सहयोग जरूरी है। अभी तक जो कोरोना में जो कर्फ्यू लगा है उसके लिए अभी तक हमने प्रतिदिन लगभग 4800 से 5000 हम लोगों का चालान कर रहे हैं, जिसमें से करीब 1000 एवरेज मास्क नहीं पहनने वालों की है और 4000 की एवरेज ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाकर चल रहे हैं। अभी तक दूसरी लहर में ही जो 24 मार्च 2021 से शुरू हुई थी, हमने 2,10,000 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है, जिसमें 3,40,00,000 जुर्माना भी वसूला है। मैं आप लोगों से फिर से अनुरोध करता हूं कि ऐसी नौबत ना आने दें कि पुलिस को आपका चालान करना पड़े। आप स्वयं ही अपनी इच्छा से जनता कर्फ्यू लगाएं, क्योंकि आज की तारीख में कोरोना बहुत ही खतरनाक हो चुका है और इस चुनौती से निपटने के लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। पुलिस महानिदेशक ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर और अन्य जीवन रक्षक दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर समेत जरूरी उपकरणों की कालाबाजारी करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे लोगों पर सख्ती से शिकंजा कस रही है। एक सप्ताह के भीतर ही ऐसे 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो दवाइयों की कालाबाजारी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, ये सब पे भी पुलिस ने बहुत शिकंजा कसा है और अभी पिछले एक सप्ताह के अंदर लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया है इस तरह के गलत कामों में। नैनीताल पुलिस ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और उपकरणों की कालाबाजारी रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नैनीताल की एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 05946221 पर कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता है। इस बीच हल्द्वानी में सेंट्रल मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक और सेल्समैन को दवाएं ओवर रेट पर बेचते हुए गिरफ्तार किया। आज हम लोगों ने अभी एक मेडिकल स्टोर पे कार्रवाई की है। अभी हम लोगों को कुछ और भी 1-2 ऐसे जगहें हैं जहां से इस तरह की शिकायत आ रही हैं। बहुत जल्द उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और जनता को अगर इस तरह की शिकायत मिल रही है या वो इस तरीके से पीड़ित हो रहे हैं तो वो कृपया करके हमारे हेल्पलाइन नंबर 05946221538 पर इसकी शिकायत करें। आपकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। वहीं नैनीताल पुलिस कोविड के खिलाफ लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। ऐसा ही एक नजारा तब देखने को मिला जब मास्क पहनकर मास्क बेचता एक बच्चा पुलिसकर्मी से मिला। इस बच्चे की सराहना करते हुए पुलिसकर्मी ने उसे डबल मास्क लगाने की सलाह दी, तो बच्चे ने भी जवाब में जय हिंद बोलते हुए सैल्यूट मारा। ये वीडियो काफी चर्चित हो रहा है। और आज डॉक्टर स्पीक के अंतर्गत आपको मिलाते हैं देहरादून के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चेतन शर्मा से। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उनके द्वारा बताए गए सुझावों को आप भी ध्यान से देखें और सुनें ताकि खुद को सुरक्षित रख सकें। जैसा कि सबसे पहले जो हम लोगों के पास क्वेरी आती है कि कोविड की दवाइयों के साथ क्या हम हार्ट की दवाइयां खाएं, ये बिल्कुल जायज़ है कि हार्ट की बीमारी की, चाहे वो ब्लड प्रेशर की दवाइयां हो, चाहे वो शुगर की दवाइयां हो या हार्ट की दवाइयां हो, वो कोविड की बीमारी के दौरान लगातार लेनी है और उनको छोड़ना नहीं। कोविड के बीमारी के दौरान कई बार ऐसा देखने में भी आया है कि कई लोगों के हार्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, जिसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। उसका इलाज भी कोविड के दौरान लंग्स के साथ साथ किया जाता है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हम कोविड की पूरी प्रिकॉशंस लेके हार्ट अटैक का इलाज, चाहे वो स्टेंटिंग डालनी है चाहे बैलूनिंग है, वो किया जा सकता है सेफली और बाद में कोविड की ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया जा सकता है। और चौथी बात जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोविड की बीमारी में जब इम्प्रूवमेंट हो जाती है और कोविड का टेस्ट नेगेटिव आ जाता है RT-PCR, फिर भी उसको हमने ध्यान रखना है कि कई लोगों को डिलेड कार्डियोमायोपैथी और हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं जिनको दवाइयों से कंट्रोल किया जाता है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार में कोरोना मरीजों के लिए शुरू कराया 150 बेड का अस्पताल। बोले प्रदेश में इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी नहीं।
कोरोना के कारण जेईई मेन का मई सत्र स्थगित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। 24 से 28 मई के बीच प्रस्तावित था चौथा सत्र। रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की टीमें कर रही नुकसान का आकलन। निजी संपत्ति और मवेशियों के नुकसान की आशंका। और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चमोली की जिला योजना में 51 करोड़ 90 लाख का परिव्यय मंजूर। जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोविड प्रबंधन की समीक्षा भी की। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथों को धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है और आप वैक्सीन लगवाने वाले उम्र के उसमें आते हैं तो आप जरूर वैक्सीन लगवाएं। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।